Hey guys, in this question we have to find out that the flippers of penguins and the dolphins are the examples of which of the following: natural selection, adaptive radiations, convergent evolution, or industrial manner. So on the basis of morphological and anatomical evidences for evolution, there were two things. One was homology, and the other was analogy. Okay, ये दो चीजें थी. होमोलॉजी में क्या होता है? होमोलॉजी में क्या होता है? जो ओरिजिन होता है, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, द ओरिजिन इज सेम. ठीक है, ओरिजिन इज सेम, बट द फंक्शन ऑफ दोज ऑर्गन्स इज डिफरेंट. ठीक है, उन ऑर्गन्स का जो फंक्शन होता है, फंक्शन इज डिफरेंट, बट द ओरिजिन और द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज सिमिलर. in this type of evolution is called as डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है, इसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं. जब ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर सिमिलर होता है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट होता है. ठीक है, एनालॉजी में एनालॉजी में क्या होता है? एनालॉजी में जो ओरिजिन होता है, द ओरिजिन इज नॉट सिमिलर, द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और द ओरिजिन इज नॉट सिमिलर. ठीक है, सिमिलर नहीं होता है, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है, द फंक्शन दैट दे परफॉर्म इज सिमिलर. ठीक है, इनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है. So this type of evolution is called as convergent evolution. When the function is similar but the origin is different, this is called as convergent evolution. Now let us see some examples of homologous organs and the analogous organs. तो homologous के examples हैं, में सबसे पहले आता है forelimbs of mammals. ठीक है, जो forelimbs of mammals like horses, whales, ठीक है, एंड ह्यूमंस. ठीक है, हमारी जो फॉरलिम्स होती हैं उनका फॉरलिम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, लेकिन सबके इसमें फॉरलिम्स का फंक्शन डिफरेंट होता है. लेकिन फॉर एग्जांपल हॉर्स में जो फॉरलिम्स होती हैं वो रनिंग के लिए यूज होती हैं. जो वेल्स होती हैं, वेल्स में जो फॉरलिम्स होती हैं वो स्विमिंग के लिए यूज होती हैं. डॉल्फिन्स और ह्यूमंस में जो होती हैं फॉरलिम्स जो होती हैं वो होल्डिंग के लिए यूज होती हैं. तो सी उनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उनका जो ओरिजिन है, फॉरलिम्स ऑफ मैमल्स हैव द सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, बट इनका फंक्शन जो है वो हर स्पीशीज में डिफरेंट है. तो दिस इज व्हाट इज होमोलोगस ऑर्गन्स. ठीक है, अदर एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स आर वर्टेब्रेट्स का जो ब्रेन होता है. ठीक है, वर्टेब्रेट के जो हार्ट होता है, द हार्ट ऑफ वर्टेब्रेट्स और ब्रेन्स. ठीक है, दिस इज ऑल्सो सिमिलर. the other examples is the mouth parts of insects. ठीक है, इंसेक्ट्स के जो माउथ पार्ट्स होते हैं उनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है वो कई बार डिफरेंट होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जो कॉकरोचेस होते हैं, कॉकरोच में क्या होता है? बाइटिंग और च्यूइंग के लिए होते हैं. और फॉर एग्जांपल जो हनी बीज होती है, हनी बीज में च्यूइंग एंड लैपिंग के लिए माउथ पार्ट्स होते हैं. जो मॉस्किटोज के माउथ पार्ट होते हैं वो पियर्सिंग और सकिंग के लिए यूज होता है. ठीक है, तो ये डिफरेंट फंक्शंस है, बट सभी इंसेक्ट्स हैं और सभी के माउथ पार्ट सिमिलर होते हैं. ठीक है, सभी के माउथ पार्ट में वील फाइंड लैब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला सभी के माउथ पार्ट्स में मिलेगा, लेकिन इनका जो फंक्शन, जैसे कि अभी मैंने बताया, द फंक्शन इज डिफरेंट इन ऑल ऑफ देम. ठीक है, द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स इज पोटैटो एंड जिंजर. पोटैटो और जिंजर में क्या होता है? ये दोनों ही मॉडिफाइड शूट हैं. ठीक है, पोटैटो और जिंजर दोनों ही मॉडिफाइड शूट हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है. द नेक्स्ट वन वी हैव इज कैरेट एंड रेडिश. कैरेट और रेडिश दोनों ही मॉडिफाइड रूट हैं. ठीक है, फिर आता है द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव इज, अच्छा एक और चीज होती है, एक होती है मॉलिक्यूलर होमोलॉजी. मॉलिक्यूलर होमोलॉजी में क्या होता है? द मॉलिक्यूलर होमोलॉजी बेसिकली मीन्स The molecular homology basically means that homology at molecular level, मतलब जो प्रोटीन्स और जीन्स होते हैं परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स. लाइक एज वी नो, जो हमारे कोडॉन्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं. तो जो हमारे प्रोटीन्स और कोई स्पेसिफिक प्रोटीन हर ऑर्गन में सेम, हर इंडिविजुअल में सेम काम करता है. ठीक है, द प्रोटीन्स एंड द जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर होमोलॉजी. For example, the plasma proteins present in the bloods of mammals, man और mammals and apes. ठीक है, जो मैन और ह्यूमंस में जो ब्लड प्लाज्मा होता है और एप्स में जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो काफी हद तक सिमिलर होता है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर होमोलॉजी. नाउ लेट अस मूव टू द एग्जांपल्स ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स. ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन्स में इसका सबसे पहला एग्जांपल है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई. ठीक है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स.
ठीक है, तो बटरफ्लाई क्या है, बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, और बर्ड क्या है, बर्ड इज लाइक बर्ड एक डिफरेंट ग्रुप को बिलोंग करती है। तो दीज इनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, इनका जो ओरिजिन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो सेम है। फंक्शन क्या है, दे बोथ आर यूज फॉर फ्लाइंग। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड अदर मैमल्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन, eyes of octopus and other mammals is also an example of convergent evolution. ठीक है, the next example we can take is the potato and sweet potato. पोटैटो क्या होता है, पोटैटो और स्वीट पोटैटो इन दोनों का फंक्शन सेम है। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो बोथ आर यूज फॉर फूड स्टोरेज, लेकिन जो पोटैटो है, पोटैटो इज द स्टेम मॉडिफिकेशन, इट इज द शूट मॉडिफिकेशन, एंड द स्वीट पोटैटो इज द रूट मॉडिफिकेशन। ठीक है, so this is the difference. Now for example, the sting of bee, other example is sting of bee and the sting of uh, scorpion. ठीक है, तो ये दोनों ही क्या यूज होती है, दोनों ही जो स्टिंग्स यूज करती हैं वो प्रोटेक्शन के लिए यूज करती हैं, लेकिन इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, ओरिजिन है, वो डिफरेंट है। अदर एग्जांपल इज फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड वेल। वो दोनों ही स्विमिंग में यूज होते हैं, लेकिन दोनों का ही जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, जिस the other example we have here is the cells flora Gauguin cells of earthworm and the liver of vertebrates। ठीक है, जो liver of vertebrates, ये दोनों ही यूरिया सिंथेसिस में इनका जो फंक्शन है वो सेम है, लेकिन इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अर्थवॉर्म और वर्टिब्रेट्स एक अलग ही ग्रुप को बिलोंग करता है। सो दीज वर सम एग्जांपल्स ऑफ होमोलॉगस एंड एनालॉगस organs. Now let us find out the correct option. In this option we can see that we have been given in the question the flippers of penguins and dolphins. So we have seen कि ये एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या ओरिजिन होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों ही अपने फ्लिपर्स को स्विमिंग के लिए यूज करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विच इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट रिवॉल्यूशन, या फिर दीज आर द एनालॉगस ऑर्गन्स ऑफ वन अनदर। The first option we have was natural selection. Natural selection or also referred to as survival of fittest. ठीक है, जो मतलब सबसे ज्यादा फिट होगा, the individuals which better fit in an environment, individual with more adaptive variation and which are better fit in the environment would be selected by nature and they leave more progeny. ठीक है, and this survival of fittest or this natural selection was given by Darwin, और डार्विन ने जिस फिटनेस की बात की थी वो थी रिप्रोडक्टिव फिटनेस। क्या थी, दैट फिटनेस दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट वाज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो जो जितना ज्यादा अच्छे से फिट होगा, जितना ज्यादा अच्छे से अडेप्ट करेगा और जितनी ज्यादा प्रोजेनी लीज करेगा, वो सॉरी जो जितना ज्यादा अडेप्ट करेगा अच्छे से, वो उतना ही ज्यादा नेचर बाय नेचर सिलेक्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, और उसके बाद वो उतनी ही ज्यादा प्रोजेनी लीव करेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। The last option we can see over here is industrial mechanism. तो industrial mechanism खुद एक natural selection का example है। ठीक है, it is an example of natural selection. ये एक natural selection का example है। इसमें हुआ था कि हुआ क्या था इसमें, कि इंडस्ट्रीज बनने के पहले, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज ड्यूरिंग 1850s। ठीक है, 1850s के अराउंड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाइक बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो व्हाइट मॉथ्स थे, व्हाइट मॉथ्स का नंबर वॉज मोर। ठीक है, क्यों था इनका नंबर ज्यादा, why were they more? The white moths were more in number than the dark winged moths। ठीक है, उनसे ज्यादा थे, क्यों, क्योंकि इनका जो कलर था वो जो ट्रीज के कलर से, ट्री ट्रंक के कलर से मैच करता था, और इसी वजह से इन्हें जो प्रिडेटर्स थे वो देख नहीं पाते थे, एंड देयरफॉर दे यूज्ड टू बी मोर। लेकिन वही चीज क्या हुई, जो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो जो ड्यू टू द स्मोक एंड ऑल दोस थिंग्स, द कलर ट्री ट्रंक का जो कलर था इट बिकेम डार्कर, एंड देयरफॉर आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन जो डार्क विंग मॉथ्स थे उनका जो नंबर था वो इंक्रीज हो गया। सो वी कैन हियर से दैट जो मतलब क्योंकि फिर क्योंकि ट्री टंग का कलर डार्क हो गया, तो डार्क डार्क मॉथ्स को प्रेडेटर्स देख नहीं पाते थे, एंड दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू बी सेफर। तो एज वी कैन से दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बिकॉज
जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो white moths को natural white moths were naturally selected by nature, and after industrialization dark moths were naturally selected by nature. So this is an example of natural selection. Another example of natural selection is drug resistance. ठीक है, drug resistance is also an example of natural selection. ठीक है, जैसे कुछ बैक्टीरिया थे जिनके अगेंस्ट हम लोगों ने ड्रग्स यूज किए थे, तो जो जिस बैक्टीरिया में वो ऑलरेडी ड्रग रेजिस्टेंस था, ठीक है, उस ड्रग के अगेंस्ट टू किल द बैक्टीरिया वी मेड सम ड्रग्स. नाउ in the bacteria that already had that drug resistance were selected were you know they survived because they had the particular drug resistance, so they didn't get killed. और इसकी वजह से जो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया थे वो ज़्यादा इवॉल्व हो गए. So this is also an example of natural selection. Also we can say that sickle cell anemia is in Africa. अफ्रीकन ट्राइब्स में क्या होता है, वहाँ पे मच्छर काफी ज्यादा होते हैं, तो सिकल सेल एनीमिक जो जो सिकल सेल एनीमिया है वहाँ पे इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बिकॉज जो सिकल सेल्स होती हैं, जो सिकल आरबीसीज होती हैं, सिकल शेप्ड आरबीसीज जो होती हैं, उनमें जो मलेरिया के लिए जो पैरासाइट होता है, it cannot survive in sickle shaped RBCs, and that's why in the African tribes the sickle cell anemia is also a example of natural selection. So these are some examples of natural selection. Now second option we had was adaptive radiation. In adaptive radiation is a process of evolution of different species in a given geographical area and literally radiating to the other areas of geography or habitats. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन. मतलब इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया में जब एक ही स्पीशीज अलग अलग तरीके से इवॉल्व हो जाती हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन. ठीक है, और अडेप्टिव रेडिएशन और होमोलॉजी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था, होमोलॉजी और अडेप्टिव रेडिएशन, ये दोनों ही चीजें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का पार्ट होती है. ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. जैसे हमने देखा था होमोलॉजी वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, वैसे ही अडेप्टिव रेडिएशन भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का ही पार्ट है. ठीक है, सम एग्जांपल्स आर द वेरी फेमस एग्जांपल इज डार्विन फिंचेस. इनकी बीक्स में डिफरेंसेस थे ड्यू टू व्हाट दे एट. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन. अनदर वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन इज Australian marsupials, and also other examples are placental mammals. Placental mammals are also examples of adaptive radiations. Okay, so I hope all these four options were clear to you. The differences, you got the differences. I hope this was easy for you to understand. Thank you.